अभिनव जब झाड़ियों के पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि तनीषा और प्रतीक एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल तनीषा प्रतीक को बेहोश करके वहां से भागने की फिराक में थी। अभिनव ने तनीषा को तो पकड़ लिया, मगर इससे पहले कि वह प्रतीक को पकड़ पाता, प्रतीक जान चुका था कि अभिनव ही टाइगर है। ऐसे में अभिनव ने रंजन और मोंटी की मदद से दोनों को कैद करवा दिया था। इससे पहले कि अभिनव रंजन के साथ प्रैक्टिस के लिए जाता, तभी उसे मीरा का फोन आया, जो अभिनव को कृतेश के नए बखेड़े के बारे में बता रही थी। अभिनव मीरा की बात सुनकर हंसते हुए बोला, सीरियसली? उसे कृतेश की यह हरकतें बचकानी लग रही थी। उधर से मीरा ने कहा, हाँ सर, अब अगर आप अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो इस पूरे मामले में आपको टाइगर बनकर इंटरफेयर करना पड़ेगा। मीरा की बात सुन अभिनव ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अभी मेरे पास मंडे तक का टाइम है ना, मैं मंडे तक कुछ ना कुछ सोच लूंगा। अभिनव की बात सुनकर मीरा ने पूछा, क्या आप कृतेश को यह बता दोगे कि आप कौन हो? असल में तो मीरा यह सवाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपने आप को यह सवाल करने से रोक भी नहीं पा रही थी। अभिनव के बॉस होने के बावजूद कृतेश और उसके जैसे कई लोग अभिनव के साथ जो बर्ताव करते थे, वह मीरा को अच्छा नहीं लगता था। अभिनव ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, इसका जवाब तुम्हें मंडे को मिल जाएगा। इतना कहकर अभिनव ने फोन काट दिया था। कुछ देर के बाद अभिनव और रंजन प्रैक्टिस के लिए पहुंच गए थे। अभिनव पिस्टल में गोली डालने की कोशिश कर रहा था। रंजन अभिनव को यह सब करते हुए देख रहा था और देखते हुए हैरान हो रहा था। जैसे ही अभिनव ने पिस्टल में गोली डाली तो रंजन ने उसके लिए ताली बजाते हुए कहा, क्या बात है सर, मुझे लगा नहीं था कि आप इतना जल्दी यह सब सीख लोगे। अभिनव ने रंजन की बात सुन कुछ सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। इसके बाद अभिनव ने अपनी नजर टारगेट की तरफ घुमा दी थी। वह बहुत ध्यान से टारगेट को देख रहा था। अभिनव ने अपनी एक आंख बंद की, ट्रिगर पर उंगली रखी और धनाधन 4-5 गोलियां टारगेट की तरफ मार दी थी। अभिनव का हर निशाना लगभग बीचों बीच ही जाकर लग रहा था। यह देख रंजन फिर से हैरान हो गया था। उसने अभिनव की तारीफ में कहा, क्या बात है सर, आप तो बहुत फास्ट हो। बंदूक पकड़े आपको जरा देर हुई नहीं और आप सीधा बुल्स आइस पर निशाना लगाने लगे। मुझे लगता है अब हमें छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। आप बताओ, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? मेरे लिए वाइन ठीक रहेगी, अभिनव ने कहा और पिस्तौल को पास ही पड़ी टेबल पर रख दिया था। तभी मोंटी भी वहां पहुंच गया और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, भाई तुम तो बहुत तेज निकले। जाने से पहले तुम्हारे पापा ने तुम्हें यह सब सिखाया था क्या? अभिनव मोंटी की बात सुनते ही कुर्सी पर जाकर बैठा और मोंटी से बोला, मैं हर मामले में बहुत तेज हूँ। मेरे पापा यह बात अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए वह और मैं, हम दोनों बहुत केयरफुल रहते थे। सोचो, अगर आज मैं लोगों को बता चुका होता कि मैं टाइगर हूँ तो क्या हो गया होता। मोंटी ने अभिनव की बात पर हाँ में सर हिला दिया था। वह जानता था कि अभिनव जो कह रहा है सही कह रहा है। मोंटी खुद बैठने के लिए चलकर अभिनव के पास आया और बोला, मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें दुनिया के सामने तो आना ही होगा। चाहे दुनिया के सामने ना आओ, लेकिन तुम्हें कम से कम लोगों को यह बताना ही पड़ेगा कि तुम टाइगर हो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन यह वक्त ठीक नहीं है। जब सही वक्त आएगा, टाइगर अपने जंगल से खुद बाहर निकल आएगा। अभिनव ने मोंटी की बात के जवाब में कहा। अभिनव की बात सुन मोंटी अपनी कुर्सी में आराम से बैठ गया और बोला, मुझे भी उस सही वक्त का इंतजार है। जब मोंटी और अभिनव आपस में बात कर रहे थे, तभी रंजन अपने हाथ में एक वाइन का गिलास और 3 शैंपेन के गिलास एक ट्रे में रखकर ले आया था। उसने अभिनव को वाइन और मोंटी को शैंपेन सर्व की थी। अभिनव के गिलास अपने हाथ में उठाते हुए मोंटी से पूछा, बिलियनियर क्लब की कल पार्टी होने वाली है, तुम मेरे साथ आना चाहोगे? अभिनव का सवाल सुनकर मोंटी एक पल के लिए कुछ सोचने लगा और उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं आऊंगा। तुम्हारे साथ हॉल में मुझे ही एंट्री लेनी चाहिए। अभिनव समझ गया था कि मोंटी क्या कहना चाहता था। ऐसे में वह मुस्कुराया और वाइन का एक घूंट लेते हुए कहा, तुम जो कह रहे हो वह ठीक है, लेकिन कल तुम्हारी एंट्री मेरे साथ नहीं, रंजन के साथ होने वाली है। अभिनव के मुंह से यह बात सुनते ही मोंटी हैरान हो गया था।
उसने अपना गिलास टेबल पर रखते हुए अभिनव से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? इसके बाद मोंटी ने रंजन को देखा। रंजन के चेहरे पर भी धीमी सी मुस्कान थी। मोंटी ने फिर से अभिनव को देखा और बोला, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अभिनव ने मोंटी की बात के जवाब में ना में सिर हिलाया और बोला, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस दिक्पाल को थोड़ा सा मजा चखाना चाहता हूँ। तो मेरा प्लान यह है कि कल हमारे पास एक नहीं दो टाइगर होंगे। एक टाइगर वह जिसके चेहरे पर मार्क्स नहीं होगा, दूसरा टाइगर वह जिसके चेहरे पर मार्क्स होगा। रंजन मेरी यानी असली टाइगर की एक्टिंग करेगा और सबसे पहले हॉल में एंट्री लेने वाला आदमी भी रंजन यानी नकली टाइगर ही होगा। जब सारे रिपोर्टर उसे देखकर खड़े रहेंगे और उससे बातचीत करेंगे, उस दौरान मैं पीछे के दरवाजे से अंदर घुस आऊंगा। एक बार मैं अंदर आ जाऊं, उसके बाद तुम और रंजन मिलकर सब लोगों को सच बता देना। मोंटी अभिनव की यह प्लानिंग सुन हैरान हो गया था। वह काफी देर तक रंजन और अभिनव को देखता रहा और आखिर में मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम ऑलरेडी गॉडफादर यानी जगजीत से मिल चुके हो और वह तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अभिनव ने मोंटी की बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे सिर्फ एहसान ले रहा हूँ, मैं बदले में उन्हें भी कुछ दे रहा हूँ। यह पार्टी खत्म हो जाने के बाद मैं इटली जाने वाला हूँ। अच्छा तो रंजन को टाइगर सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि दिक्पाल को मजा चखाया जा सके? मोंटी ने अभिनव से पूछा। अभिनव उसकी बात सुनकर जोर से हंसा और बोला, मुझे लगा था तुम्हें यह बात थोड़ी देर पहले ही समझ आ गई होगी, पर कोई बात नहीं, अब तुम इसे ठीक से समझ चुके हो। एक तो वह आदमी पहले से ही काफी चिढ़ा हुआ होगा। मुझे तो यह जानने में मजा आएगा कि जब उसका प्लान चौपट हो जाएगा तो उसके बाद वह क्या करेगा। रेजिडेंट क्लब की कमान मेरे हाथ में देखकर वह अपनी फूटी किस्मत पर रोएगा। बेचारा दिक्पाल। मोंटी ने एक सेकंड के लिए अभिनव को देखा और फिर अचानक अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, तब तो हमारे पास निपटाने के लिए ढेर सारा काम है भाई, और उसके लिए टाइगर हमें तुम्हारे थोड़े से पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अभिनव ने मोंटी को देखा और बोला, अब तुम क्या नया प्लान कर रहे हो? मोंटी अभिनव की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, हम लोग तुम दोनों को सबसे पहले तो सेम हेयर स्टाइल देने वाले हैं। मैं अभी स्टाइलिस्ट को फोन करता हूँ और उसके बाद तुम दोनों के लिए शहर का सबसे महंगा सूट मंगवाता हूँ। तेरी तो किस्मत चमक गई रे प्यारे। करोड़ों का सूट, लाखों के बूट पहनने वाला है कल तू। मोंटी ने यह बात रंजन को देखते हुए कही और इतना कहकर वह रंजन का कंधा थपथपाते हुए वहां से निकल गया था। उसने तुरंत अपना फोन निकाल लिया था और हेयर स्टाइलिस्ट का नंबर डायल कर उसे कान पर लगा लिया था। जब उधर मोंटी निकल गया था तब इधर रंजन अभिनव के पैरों में बैठ गया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसने अभिनव से खुशी खुशी कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे जो मौका दिया है इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं। अभिनव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, इससे पहले कि मोंटी उस नाई को लेकर हमारे बाल कटवाने आ जाए, हमें थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अभिनव की बात सुन रंजन जोर से हंसा और फिर अभिनव के साथ प्रैक्टिस में जुट गया था। अभिनव ने टेबल पर रखी पिस्तौल को दोबारा उठाया और फिर से टारगेट के सामने जाकर खड़ा हो गया था। उसने फिर से पिस्टल में गोलियां भरी और टारगेट पर निशाना साधने लगा। अभिनव ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान कई फायर किए थे, हालांकि ऐसा नहीं था कि उसका हर निशाना ही टारगेट के बीचों बीच जाकर लग रहा हो, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अभिनव का हाथ पिस्टल पर साफ होता जा रहा था। जब वह अपना अगला निशाना लगाने वाला ही था कि इतने में उसका फोन बज उठा था। अभिनव रुक गया और इतने में रंजन पीछे से भागते हुए अभिनव का फोन लेकर उसके पास आ गया। रंजन ने फोन अभिनव को थमाते हुए कहा, मोंटी का फोन है। अभिनव ने उल्टे हाथ से फोन उठा लिया था। बंदूक अभी भी उसके सीधे हाथ में थी। अभिनव ने फोन उठाते ही कहा, हाँ मोंटी बोलो। भाई तुम दोनों प्लीज लिविंग रूम में आ जाओ, हमारे स्टाइलिस्ट आ गए हैं। मैंने तुम दोनों के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया सूट्स भी मंगवा लिए हैं। अब जल्दी से आओ और अपनी पसंद के हिसाब से सूट सेलेक्ट कर लो। अभिनव ने मोंटी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं और रंजन बस आ रहे हैं। इतना कहकर अभिनव ने फोन काट दिया और रंजन की तरफ देखते हुए बोला, मोंटी के लोग तो गोली की तरह तेज निकले। लिविंग रूम से में हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो।
रंजन अभिनव की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर दोनों लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही वह दोनों अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि तीन स्टाइलिस्ट अपने औजारों के साथ अभिनव और रंजन का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था जिसके पास एक बड़ा सा हैंगर था लगा हुआ था। उस हैंगर पर कई सारे सूट लटके हुए थे। अभिनव को देख मोंटी उसके पास आया और बोला, इन लोगों को टाइगर के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें इन लोगों के सामने अपनी पहचान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, शूज वाला भी ऑन द वे है, थोड़ी देर में यहाँ पहुंचता ही होगा। अभिनव ने मोंटी की बात पर हाँ में सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। मोंटी उसके पीछे से निकलकर स्टाइलिस्ट के पास आया और बोला, आपको इन दोनों की हेयर स्टाइल चेंज करनी है। और फिर रंजन और अभिनव की तरफ इशारा कर दिया था। उसके बाद मोंटी ने अभिनव और रंजन को दो महंगी सी चेयर पर बैठने का इशारा किया था। दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए और मोंटी उधर सूट लेकर खड़े आदमी के पास जाकर सूट देखने लगा था। उधर जब अभिनव और रंजन की हेयर स्टाइल चेंज हो रही थी तब इधर हरप्रीत गुस्से में अपने ऑफिस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भारती ने उसके साथ फिर से धोखा किया था। भारती ने उसे नकली रेसिपी दी थी और इस बात की खबर हरप्रीत को लग चुकी थी। हरप्रीत को भारती की इस हरकत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह चाहत को जान से मार डाले, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि चाहत जा चुकी है। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बताया कि कुछ लोग आए और चाहत को अपने साथ ले गए। यह खबर सुनते ही हरप्रीत की आंखों के सामने बस एक ही नाम आया, टाइगर। वह जानती थी कि अगर टाइगर के अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन हरप्रीत यह कभी नहीं सोच सकती थी कि विद्या स्किन केयर चलाने वाला अभिनव ही टाइगर है। उसका दिमाग यहाँ तक नहीं दौड़ सकता था। हरप्रीत को इस बात का भी अंदाजा था कि टाइगर हर उस आदमी के साथ खड़ा होने के लिए राजी था जो या तो दिग्पाल का दुश्मन हो या फिर हरप्रीत का। यह सब सोचते सोचते हरप्रीत का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। इस पूरे मामले में अब उसे दिग्पाल की मदद की जरूरत थी। हरप्रीत ने दिग्पाल को फोन मिलाया लेकिन दिग्पाल ने उसका फोन नहीं उठाया था। हरप्रीत मानसिक तौर पर पागल हुई जा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और अपने आप से बोली, मैं आ रही हूँ दिग्पाल। वह बाहर निकली ही थी कि अचानक उसे लगा कि उसे रुक जाना चाहिए था। शायद वह बहुत जल्दी कर रही थी। वैसे भी दिग्पाल ने हरप्रीत को आश्वासन दिया था कि उसके पास एक जबरदस्त प्लान है। उसने बताया कि टाइगर ने बिलियनियर क्लब की पार्टी में आने का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। वह न सिर्फ पार्टी में आएगा बल्कि साथ ही सब लोगों के सामने अपनी पहचान भी उजागर करेगा। इसीलिए हरप्रीत ने अपने आप को जाने से रोक लिया था। भारती, इस बार तो तू जीत गई, लेकिन भूल मत खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हरप्रीत ने अपने आप से दांत पीसते हुए कहा। जब हरप्रीत गुस्से में लाल पीली हो रही थी तब इधर अभिनव अपने पैलेस से वापस गुड़गांव लौट आया था। वह रात को देरी से घर पहुंचा था। उसने अपने बॉडी पर कुछ चेंज करवाए थे ताकि दिग्पाल को उस पर जरा भी शक ना हो। अभिनव जानता था कि दिग्पाल उसे पहले से हरप्रीत के साथ उस नीलामी में देख चुका था। बस वह यह नहीं जानता था कि वही टाइगर था। दिग्पाल के अलावा उस पार्टी में शायद उसका बेटा अर्जुन भी आने वाला था। अर्जुन पर्सनली अभिनव को अपने जिम में ट्रेनिंग देता था, इसीलिए कहीं ना कहीं वह उसकी हाइट और बॉडी शेप पहचान सकता था। अभिनव लिविंग रूम से अपने कमरे में घुसा ही था कि तभी उसे एक आवाज आई। अभिनव, उसे एहसास हो गया कि यह आवाज किसकी थी। चाहत भी उसी के घर में थी और अभिनव यह बात भूल चुका था। और तो और वह यह भी जानता था कि चाहत बिलियनियर क्लब की उस पार्टी में शामिल नहीं होने वाली थी। उसे लगा कि अब वह अभिनव की नई स्टाइल देखकर जरूर उस पर सवालों की बौछार करने वाली थी। वह जबरदस्ती एक मुस्कान लाकर चाहत की ओर धीरे से पलट गया था। चाहत ने उसे एक पल के लिए देखा और वह हैरान हो गई। चाहत के चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उसने अभिनव से कहा, यह तुमने अपने बालों को क्या कर लिया है? स्टाइल चेंज की है बस। बहुत दिनों से एक ही स्टाइल देखकर थोड़ा पक गया था मैं। अभिनव ने चाहत से झूठ बोला।
उसे इसी वक्त मन ही मन यह सोचकर राहत भी मिली कि पार्टी के लिए स्पेशल परफ्यूम और सूट मोंटी ही अपने साथ ला रहा था। नहीं तो उसे देखकर चाहत के मन में और सवाल खड़े हो सकते थे। उस लड़की की आंख, नाक, कान और दिमाग बहुत तेज थे। अभिनव जब यह सब सोच रहा था, इतने में चाहत ने उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोला, वैसे तुम पर सूट कर रहा है यह नया स्टाइल। अभिनव ने जवाब में मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। वैसे तुम यही रुक रही हो ना? नहीं नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। वह एक्चुअली चाबी भूल गई थी, वह लेने आई थी, चाहत ने कहा। अभिनव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, गुड नाइट, आराम से सोना और ज्यादा टेंशन मत लेना। बाकी कल वापस आ रही हो ना? चाहत ने उसके सवाल पर ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, कल थोड़ी बिजी हूँ, पर मंडे तक वापस आ जाऊंगी। अभिनव को उसके मुंह से यह जवाब सुनकर मन ही मन अच्छा लगा था। वह कल उसके घर नहीं आने वाली थी, जिससे अभिनव आराम से बिना किसी सवाल का सामना किए पार्टी के लिए जा सकता था। वह नहीं चाहता था कि अब भी चाहत को उसके टाइगर होने का राज पता चल जाए। ओके बाय, अभिनव को सोचता देख चाहत ने कहा और वह दरवाजे की ओर पलटने लगी थी। इसी वक्त उसके मन में एक और सवाल आया और उसने फिर से अभिनव की ओर देखा। हालांकि वह हिचकिचाई और बोल नहीं पाई। फिर वह अभिनव की ओर अपना हाथ हिलाकर वहां से चली गई थी। अभिनव उसे जाता देख रहा था। वह फिलहाल उसके नजदीक जाकर उसे किस करना चाहता था, पर फिर उसे थोड़ा अजीब भी लगा था, क्योंकि अब चाहत को पता था कि वह भारती की बेटी थी और वह खुद इस बात को धीरे धीरे हजम कर रही थी। अभिनव जानता था कि ऐसी सिचुएशन में वह उसके मन में प्यार जगाकर चीजों को और कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता था। और तो और उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि चाहत अभिनव के करीब आकर टाइगर के ही करीब आ रही थी। टाइगर की जिंदगी आम नहीं थी, उसे अपने आसपास के लोगों का पूरा ध्यान रखना था। अगर ऐसे में चाहत को पता चल जाता कि अभिनव असल में कौन था, तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। हालांकि इन सभी बातों के बाद भी अभिनव अपने दिल को अब यह कहकर चुप नहीं कर सकता था कि उसके मन में चाहत के लिए फीलिंग्स नहीं थी। वह शुरू से चाहत को पसंद करता आया था। हालांकि पहले वह अनन्या की दोस्त थी, इसीलिए अभिनव कुछ बोल नहीं पाता था। पर अब जब अनन्या ने ही उसे डाइवोर्स दे दिया है, तो अभिनव भी किसी दूसरी लड़की के साथ बेझिझक रह सकता था। वह यह सब सोचते हुए ही बेड पर लेट कर सो गया था। अगली सुबह उसकी नींद दरवाजा खटखटाने से ही खुली थी। अभिनव अपनी आंखें मसलते हुए उठ गया था और कुछ सेकंड के लिए अपने आप को शीशे में देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह ट्रेनिंग से फिट भी होता जा रहा था और उसकी मसल्स भी अब थोड़ी उभरने लगी थी। उसने दरवाजा खोला और भारती को बाहर खड़े देखकर कहा, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग अभिनव, तुमसे मिलने मोंटी आया है। आ भी गया? अच्छा, उसे रूम में भेजो, अभिनव ने कहा। भारती ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। अभिनव ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, थैंक यू माँ। भारती उसके सिर पर हाथ फेर कर वहां से चली गई और अभिनव ने गेट फिर से बंद कर दिया था। वह वापस अपना फोन लेकर बेड पर बैठा ही था कि मोंटी गेट खोलकर अंदर आ गया। हेलो, मोंटी ने कहा। हेलो, पार्टी स्टार्ट कब होने वाली है? तुम इतनी जल्दी आ गए? अभिनव ने उबासी लेते हुए पूछा। पार्टी तो 12 बजे ही स्टार्ट होगी, पर तुम्हें जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा कि तुम्हारा लुक पूरा है या नहीं। आप टाइगर हो तो वैसा ही रुतबा भी दिखाना पड़ेगा ना, मोंटी ने पास लगे सोफे पर बैठते हुए कहा। अभिनव ने अपना फोन साइड रखा और सिर पकड़कर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, पर मेरी अभी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे एक और घंटा सोने दो, फिर जो देखना है वह देख लेना। मोंटी ने हामी में सिर हिलाया और कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक मैं सभी चीज अरेंज कर देता हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है, टाइम भी बच जाएगा। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर से पूछा, वैसे रंजन कहाँ है? वह भी यहाँ आने ही वाला है। हम तुम दोनों को एक साथ और एक ही कपड़ों से ड्रेस करेंगे। सब कुछ एक साथ होगा तो मिसमैच होने के चांस भी कम ही होंगे, मोंटी ने कहा। इस बात पर अभिनव ने जवाब दिया, सही है, अब बाकी सीनियर्स को भी मैसेज डाल दो कि यहाँ नहीं आए, नहीं तो कोई देख लेगा और शक करने लगेगा। हम सब बलराज नहीं तो अक्रम के ही घर पर मिलेंगे।
मोंटी मुस्कुराया और बोला, हाँ यह आइडिया ठीक है, मैं अभी मैसेज कर देता हूँ। तुम अपनी नींद पूरी कर लो, बाकी सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अभिनव यह बोलकर फिर से आंख बंद करके सो गया और मोंटी उसके कमरे से बाहर आ गया था, जहां लोगों की मिलेनियर क्लब की पार्टी का इनविटेशन पाकर रातों की नींद उड़ जाया करती थी। वहां अभिनव सुबह होने पर भी सो रहा था। उसे इस क्लब में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, भले ही उसे लीडर बनकर और भी ज्यादा पावर मिलने वाली थी, लेकिन अभिनव पहले से ही अपने जीवन से संतुष्ट था। वह जानता था कि अभी भी सिर्फ टाइगर के नाम से लोगों की पैंट गीली हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि बिलियनियर क्लब की पार्टी में सिर्फ बिलियनियर को ही बुलाया जाता था, इसमें कई सारे मिलेनियर्स और मल्टी मिलेनियर्स को भी इनवाइट किया जाता था, खासकर वह जो बिजनेस वर्ल्ड में ज्यादा एक्टिव थे। इनमें से ही एक इनविटेशन सिंह परिवार को भी गया था। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, क्या कर रही हो? शर्मिला ने थोड़े गुस्से से अनन्या की ओर देखकर कहा। अनन्या उसकी ओर बिना देखे बोली, मैंने पहले भी बोला ना, आपको मुझे नहीं है इंटरेस्ट इस पार्टी में, मेरा आज मूड घर पर ही रहने का है। शर्मिला उस पर चिल्ला पड़ी और बोली, क्या इंटरेस्ट नहीं है? तुम्हें हो क्या गया है अनन्या? ना ऐसी पार्टी में आने का इंटरेस्ट है, ना चिराग से शादी करने में इंटरेस्ट है। करना क्या है जिंदगी में फिर? कुंवारी ही बैठी रहोगी क्या? उसकी आवाज रुखी होने लगी थी। अनन्या का भी गुस्सा बढ़ने लगा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करके कहा, मॉम मैंने बोल दिया ना, नहीं चलूंगी, आगे कुछ भी फालतू मत बोले जाओ। शर्मिला ने भड़कते हुए कहा, क्या मैं फालतू बोल रही हूँ? अब अगर फालतू लग भी रहा हो ना, तब भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें एक अमीर घर में शादी करने की सख्त जरूरत है। कब तक सिंगल रहोगी? अनन्या गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड इन सब बकवास में, ठीक है। शर्मिला उसको देखती रह गई थी। अनन्या भी उसे एक पल के लिए गुस्से से देखकर अपने रूम में चली गई थी। उसने अंदर से गेट लॉक भी कर लिया ताकि शर्मिला अंदर ना आ पाए। शर्मिला उसके गेट के पास गई और जोर जोर से गेट को बजाते हुए बोली, अनन्या, अनन्या गेट खोलो, यह क्या बदतमीजी है? रुको, तुम्हारे पापा को ही बुलाती हूँ। इतनी बिगड़ गई है यह लड़की। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अनन्या को महसूस हुआ कि उसे अब इस घर को छोड़कर किसी दूसरी जगह अकेले रहना चाहिए था। उसे अपने दिमाग और मन को शांत करने की जरूरत थी, जिसे उसकी माँ काफी दिनों से परेशान करे जा रही थी। उधर जब शर्मिला अनन्या को परेशान कर रही थी, तब इधर दूसरी ओर सनी भी पार्टी में जाने के लिए अपने सूट का खजाना खोलने बैठा था। वह जानता था कि यह पार्टी उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जहां वह अपनी कंपनी के लिए बिजनेस डील ला सकता था। अगर उसे वहां किसी इन्वेस्टर से अपनी कंपनी के लिए थोड़ी फंडिंग भी मिल जाती, तो वह पैसों से जुड़ी अपनी सारी मुसीबतें खत्म कर सकता था। उसके साथ हरदेव भी पार्टी में आ रहे थे। उनका मकसद टाइगर से पर्सनली मिलना का था। लगभग 1 घंटे बाद अभिनव उठ गया और उसने तुरंत मोंटी को फोन लगा दिया था। मोंटी भी रंजन और बाकी जरूरत की चीजों के साथ वापस आ चुका था। उसने उन दोनों को रेडी होने में मदद की और फिर वह पार्टी के लिए निकल गए। घड़ी का कांटा 12 से आगे निकल चुका था और पार्टी भी शुरू हो गई थी। बिजनेस की दुनिया के कुछ फेमस चेहरे पहले ही उस पार्टी में पहुंच चुके थे। रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर ने भी अपनी अपनी जगह बना ली थी और सभी उस पार्टी के नजारे और वहां के बड़े बड़े लोगों की फोटो खींचने में जुट गए थे। हालांकि इस पार्टी से भी बड़ी उनके लिए एक न्यूज थी जो सबके बीच आग की तरह फैल गई थी। पूरी मीडिया इंडस्ट्री को खबर लग गई थी कि इस पार्टी में टाइगर भी आने वाला था। टाइगर कई सालों बाद पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में हिस्सा ले रहा था और यह बात सबको चौंकाने वाली थी। लोग उसका चेहरा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त पार्टी हॉल के गेट के सामने 3 गाड़ियां आकर खड़ी हो गई, जिसमें एक जैसे नंबर प्लेट थे। पहली गाड़ी में से ड्राइवर ने उतरकर पीछे का गेट खोला और दिखपाल उसमें से बाहर निकल कर आ गया था। इसी वक्त बाकी दोनों गाड़ियों में से भी अर्जुन और हरप्रीत बाहर आकर दिखपाल के साथ अंदर हॉल में जाने लगे थे। उनके साथ कई सारे बाउंसर भी मौजूद थे। उन तीनों की भी तस्वीर को काफी खींची गई, लेकिन रिपोर्टर्स उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें फिलहाल सिर्फ टाइगर का ही इंतजार था। पार्टी को शुरू हुए अब देरी भी हो चुकी थी और टाइगर के अलावा बाकी सभी वीआईपी गेस्ट वहां पहुंच चुके थे। लोगों को अब लगने लगा था कि टाइगर इस पार्टी में भी नहीं आने वाला था, क्योंकि पिछले कई सालों से
यह होता भी आ रहा था। हर साल टाइगर के पार्टी में आने की अफवाह उड़ती थी, लेकिन वह नहीं आता था। आज भी पार्टी में तो कुछ रिपोर्टर सिर्फ टाइगर को देखने के लिए अपने आप को वीआईपी गेस्ट के साथ मेन गेट के पास उसके इंतजार में खड़े हो चुके थे, और फिर अचानक एक काले रंग की गाड़ी वहां आकर खड़ी भी हो गई थी। जेसिका, बाहर आओ, टाइगर सर आ गए हैं। गाड़ी को आते देख एक रिपोर्टर ने अपने साथी को फोन लगा दिया, जो कि फिलहाल अंदर थी। हॉल के अंदर भी कुछ रिपोर्टर सिर्फ इसीलिए रुके थे ताकि अगर टाइगर मेन गेट के अलावा किसी और रास्ते से चुपके से अंदर आए तो वह उसे देख सके। हालांकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस हॉल में वह अभी थे, वहां का पीछे का रास्ता उनकी भी नजरों से बाहर था। जगजीत सिंह ने सिर्फ टाइगर के लिए ही यह स्पेशल हॉल चुना था, जिसके पीछे वाले छोटे से दरवाजे से अभिनव अंदर आने वाला था। दोस्तों, क्या लगता है उस काले रंग की गाड़ी में क्या मोंटी और रंजन होंगे? क्या रिपोर्टर्स रंजन को ही टाइगर समझने वाले थे? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।